नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की भूगोल से संबंधित इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शुरू करते हैं हम भूगोल विषय को। इस लेक्चर में हम राजस्थान, भारत और विश्व के मानचित्र से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा एग्जाम में 3 प्रश्न मानचित्र से संबंधित पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 22, 23 और 24 इसमें राजस्थान और भारत और विश्व के मानचित्र होते हैं और प्रत्येक में 4-4 ये मानचित्र अंकित करवाते हैं कि भाई राजस्थान में 4 जिले हो सकते हैं और भारत के 4 स्थान और विश्व के 4 स्थान को अंकित करवाते हैं और मानचित्र आपको प्रदत्त होता है, दिया हुआ होता है। तो हम यहाँ पर इस लेक्चर में मानचित्र को कैसे भरना है, मानचित्र पर आधारित प्रश्न लेंगे। अलग अलग लेक्चर में अलग अलग मानचित्र को देखेंगे और मानचित्र की साथ में हम जानकारी प्रदान करते हुए मानचित्र को कैसे भरना है इनको रोचक बनाएंगे और आपको बहुत ही यानी शानदार जानकारी प्रदान करेंगे। इसके साथ में आपको इसके प्रश्न भी याद हो पाएँ, इसलिए हम मानचित्र की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान के मानचित्र से संबंधित प्रश्न लेते हैं। इन प्रश्नों को हमने 1, 2, 3 नंबर नाम दिया है, 1, 2, 3 नंबर दिया है। वैसे बोर्ड परीक्षा में 22, 23, 24 नंबर पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। राजस्थान के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। नंबर 1 पे सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला जिला ये कौन सा है? तो यहाँ पे एक तो शहरिया जनजाति का जिला कौन सा है उसका भी पता चल जाएगा, वो जिला, 2 चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। तो हमने इनको अद्भुत और रोचक बनाने का प्रयास किया है और जानकारी भी बहुत सारी मिलने वाली है साथ में आपको। और 2 नंबर है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो महिला साक्षरता भी आ जाएगा और वह जिला भी आ जाएगा। तो 2 बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। नंबर 3 पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और नंबर 4 पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो इनके हमारे हिसाब से आंसर क्या होने चाहिए इस पर हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, फिर हम मानचित्र में इनको अंकित भी करेंगे। तो हल या आंसर उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सर्वाधिक शहरिया जनजाति वाला जिला राजस्थान में क्या है? तो शहरिया जनजाति के बारे में थोड़ा सा बताया आपको। राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति है ST, शेड्यूल ट्राइब में आती है, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति में शामिल किया है। और राज्य यानी राजस्थान के 98% शहरिया 12 जिले में है। कौन से जिले में है? 12 जिले में है। तो और 12 जिले की भी किशनगंज और शाहबाद तहसील में निवास करते हैं। 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करते हैं। तो शहरिया जनजाति से संबंधित जिला कौन सा हो गया? 12। और किशनगंज व शाहबाद तहसील में निवास करती है। जो कौन सी जनजाति है? शहरिया जनजाति है। 12 जिले में इनका केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में ये मेला लगता है। इनका लगने वाला मेला इनका पवित्र स्थान है। यानी ये केलवाड़ा के पास सीताबाड़ी में मेला लगता है, तो ये पवित्र स्थान है सीताबाड़ी, जो यहाँ पे इनका मेला लगता है शहरिया जनजाति का। ये वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। तो ये शहरिया जनजाति से संबंधित जानकारी भी हो गई और ये शहरिया जनजाति कौन से जिले में आती है वह भी जानकारी अपने पास हो गई। तो हम अच्छे ढंग से इन मानचित्रों को भरने का प्रयास करेंगे और इनमें संबंधित जानकारी भी आपको प्रदत्त करवाएंगे। एक अनोखे तरीके से मानचित्र को लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, महिला साक्षरता कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी? जहाँ पे साक्षरता ज़्यादा होगी। तो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कोटा जिले से संबंधित। कोटा जिले की साक्षरता है 76.60%। कितनी है? 76.60%। तो ये कोटा जिले की जो साक्षरता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी होगी वहाँ पे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो कोटा जिले की महिला साक्षरता है 65.90%। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला और कितनी है ये भी हमने जानकारी कर ली, 65.90%। जब आपको बोर्ड में प्रश्न पूछे तो आपको वो कोटा जिला ही अंकित करनी है, ये आपके मानचित्र में आपको ये जानकारियां प्रदत्त नहीं करनी है, लेकिन हम इनको अलग तरीके से बताने का प्रयास करें ताकि आपको ये जानकारी भी मिले मानचित्र की और कुछ अलग प्रश्न भी साथ में याद हो जाए। इसे संबंधित करेंगे तो ये याद करने का तरीका है बड़ा रोचक होगा, अद्भुत होगा। तो ये और नोट में बताया राजस्थान की कुल साक्षरता है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 66.1% है और पुरुष साक्षरता 79.2% है और महिला साक्षरता 52.1% है। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला हुआ कोटा, जिसकी सबसे ज्यादा साक्षरता कितनी है 76.60%। अब आपको पूछ ले कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है जालोर। कौन सा है? जालोर 38.5%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे इसमें तो झुंझुनू है 86.9%। कितनी है? 86.9%। और क्या आप बता सकते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है 69.5%। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? कोटा। इसको मानचित्र में अंकित करेंगे। तो पहले सभी के आंसर देख लेते हैं, फिर मानचित्र में इनको अंकित करेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तीसरा है इसमें, पहले का तीसरा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर जिला का लिंगानुपात कितना है? 990। अब लिंगानुपात होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वह लिंगानुपात कहलाता है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राजस्थान में कितनी है? 928। और इसमें सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है, कितनी? 990 है प्रति 1000 पुरुषों पर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और पहले का चौथा क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो ये भी कोटा है 65.90%। तो इस प्रकार आपको ये राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ आएगा। इसमें इस प्रकार से जिले जो भी हैं वो आपको इसमें से भरना है। पहला नंबर 1 हमने पूछा था सर्वाधिक शहरी या जनजाति वाला जिला, तो ये 12 है, तो इसके नंबर 1 दे दिया है। तो 12 जिला है, 1 नंबर पे पूछा है ना, तो ये 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा क्या है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये कोटा है। तो ये कोटा जिला है, कोटा। ठीक है, तो ये भर दिया है कोटा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला 2 नंबर। और सर्वाधिक 4 नंबर पे पूछा है सर्वाधिक साक्षरता, तो ये कोटा जिले की है, तो यहाँ पे भी 4 नंबर लिख दिया। यानी उस आंसर के नंबर भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये मैप भरने का आसान तरीका हो गया अपने पास, ध्यान से देखना है। और फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। तो आप इनको पुनः गौर से देख लीजिए। ये आपका 12 जिला है, ठीक है। इसमें शहरी या जनजाति वाला क्षेत्र है 12 जिला। और उसके बाद में कोटा है सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो 2 नंबर और 4 नंबर ये दोनों कोटा संभाग में हो गए। और फिर ये डूंगरपुर आपका उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो डूंगरपुर ये आपका क्या हो गया? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया डूंगरपुर। तो ये हमने बड़ा करके भी इसको दिखा दिया है। तो ये ध्यान से देख लीजिए 12 जिला किस तरफ है। ये खाली मैप में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये 12 जिला हो गया, ये कोटा हो गया और ये डूंगरपुर हो गया। तो नंबर वाइज भी लिख सकते हैं ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कतें न हो। तो ये कलरफुल मानचित्र में भी आप देख सकते हैं, ये 12 जिला हो गया और ये आपका कोटा जिला हो गया। इसके पास में झालावाड़, बूंदी है। तो ये हम राजस्थान का डिस्कशन करेंगे, उसमें देखेंगे। तो हम ये प्रश्न में चल रहे हैं तो उसका आंसर देख रहे हैं। तो ये 12 हो गया, ये कोटा हो गया और यहाँ पे हो गया डूंगरपुर, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आसपास के ज़िले भी आपको याद हो सकते हैं। तो ये 12 और ये कोटा और ये डूंगरपुर, 12 जिले की क्या विशेषता हमने बताई? शहरी या जनजाति 98% राजस्थान की निवास करती है 12 जिले पर। और इसमें कोटा जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता, और डूंगरपुर आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है।
अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। इंडिया के मैप में दर्शाना है मथुरा, फिर बरौनी 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे हल्दिया, और 4 नंबर पे है जामनगर। तो ये स्थान कहाँ कहाँ पे है, पहले इनके बारे में बता देते हैं, उसके बाद में उस मैप को भरेंगे और इनकी क्या विशेषता है इन स्थान की, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है भारत में? उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी के मथुरा जिले का शहर है। जैसे चूरू जिले में चूरू शहर भी तो है, तो यूपी के मथुरा जिले का शहर है मथुरा, और मथुरा जिला भी है, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है मथुरा, ये विशेषता है इसकी। अब बरौनी कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। तो ये बेगूसराय जिले में स्थित नगर है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। अब ये सभी क्या है? भारत की तेल शोधन शालाएं हैं। यहाँ पे तेल को रिफाइनमेंट करने की शालाएं हैं या लेबोरेटरीज लगाई हुई है। फिर हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। मेदिनीपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक शहर है, और इसमें भी भारत की क्या है? तेल शोधन शालाएं हैं। फिर 4 नंबर पे जामनगर। जामनगर कहाँ पे? गुजरात। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। अरब सागर से लगा और कच्छ की खाड़ी के क्या है? दक्षिण में स्थित है। कौन? जामनगर, गुजरात जो जगह है। अब इनको अंकित करते हैं मैप में, देखिए। तो ये इस प्रकार आपको भारत का मैप दिया हुआ होगा परीक्षा के अंतर्गत। तो इसमें आपको इंगित करने ये जो भी है आपसे पूछे गए हैं। तो नंबर 1 पे क्या है? मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये हमारा यह उत्तर प्रदेश हो गया, भारत का राज्य उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये बॉर्डर पे लगभग इस तरफ है, वो मथुरा है, इस तरफ है। ध्यान से देखना है, इसको नंबर 1 पे पूछा है तो यहाँ पे नंबर 1 लगाया और इसके कोष्टक में यूपी लिख दिया है। तो ये मथुरा ये राजस्थान के बॉर्डर के आसपास स्थित हो गया, राजस्थान भी, और इधर अपना है क्या? हरियाणा, और इस तरफ उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये मथुरा 1 नंबर पे यहाँ पे है। ध्यान से देखना, ये डॉट हमने पूरा सही कोशिश करनी है, हम पूरा सही सीखे मैप को। अब 2 नंबर पे है बरौनी, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो ये बिहार के ऊपर ये नेपाल है, और ये अपने को पता है कि ये झारखंड है इसके नीचे। ठीक है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है इस तरफ ये। ठीक है, तो ये तो बरौनी यहाँ पे बिहार में हो गया। अब ये आपका बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है, और झारखंड से पास में लगता हुआ क्या? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के नीचे बॉर्डर के आसपास ये है आपका हल्दिया। तो ये हल्दिया यहाँ पे लिख दिया है, एरो के निशान लगा के ऐसे लिख सकते हैं। 3 नंबर भी लगा दिए हैं। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, तो ये 3 नंबर भी हमने लगा दिया है। उसके बाद में है जामनगर, गुजरात में है। तो ये जामनगर है गुजरात, वो गुजरात के मुहाने पे कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। कच्छ की खाड़ी है, उसके दक्षिण में स्थित है, अरब सागर से लगता हुआ ये गुजरात जामनगर है, गुजरात का। ठीक है, तो ये चारों स्थान इस प्रकार हमें इंगित करने हैं, ध्यान से देखना आपको। तो ये उत्तर प्रदेश के मैप में आप देख सकते हो, ये मथुरा स्थान है, ये मथुरा। तो ये अपना राजस्थान हो गया, ऊपर हरियाणा है इस तरफ, और इधर है दिल्ली। तो इसके आसपास का क्षेत्र हो गया, ये पास में ही है, तो मथुरा, ये ध्यान रखना है। तो मैप में थोड़ा हम एग्जैक्ट भर पाएँ, इसलिए हम इनको इस मैप में भी दिखा रहे हैं, ताकि आप सही चीज़ को सीख पाएँ। अब बरौनी 2 नंबर पे हमने बताया था बिहार। बिहार में ये देखिए, ये बरौनी। ठीक है, तो ये बरौनी जगह है, वो बिहार में बेगूसराय ज़िले में पड़ती है, ये आपको बता दिया हमने। तो ये बरौनी थोड़ा सा इंगित करते समय भी बिहार किस तरफ ये ध्यान रखना है, इसके बीच में इंगित करना है यहाँ पे। 3 नंबर पे हमारा हल्दिया। तो हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में आता है। कहाँ पे आता है? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में स्थित है, औद्योगिक नगर है। तो ये हल्दिया इस तरफ है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनको ध्यान से सीखना। उसके बाद 4 नंबर पे है जामनगर,
गुजरात। तो ये जामनगर ये रहा आपका, इसके पास है। ये अरब सागर हो गया ये, ठीक है। ये अरब सागर है आपका। तो अरब सागर से कच्छ की खाड़ी से लगता हुआ आपका ये जामनगर है गुजरात में। ये भी तेल शोधन शाला है इसमें। तो इस प्रकार भारत के मैप में हमने चारों स्थान को इंगित कर दिया और आपको डीपली बता भी दिया कौन सा स्थान कहाँ पे और मैप में कैसे इंगित करना है। तीसरा प्रश्न लेते हैं। विश्व के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए। विश्व के मानचित्र में अंकित करना है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में एक है। फिर वुहान, ये चीन में है। फिर पनामा नहर और ये न्यूजीलैंड। इन चारों को अपने को इंगित करना है विश्व के मानचित्र में। तो ये 1 नंबर पे है, तो मानचित्र में 1 नंबर भी लगा देंगे और ये लिख भी देंगे। और ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे है। तो ध्यान से देखना है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है, यानी कैस्पियन सागर में गिरती है। उद्गम स्थल है वल्डाइड पहाड़ी है, ये यूरोप में ही है, ठीक है। वल्डाई पहाड़ी यूरोप में है, वहाँ से निकलती है। अब उसके बाद में 2 नंबर पे है वुहान चीन के हुबई प्रांत की राजधानी है। ये मध्य चीन में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। और अभी आपको पता होगा कि ये कोरोना वायरस के कारण भी फेमस है, क्योंकि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान से ही हुई है, ठीक है। उसके बाद में पनामा नहर मानव द्वारा निर्मित जलमार्ग अथवा जलयान नहर है, जो क्या पनामा सिटी है, एक पनामा सिटी है उसमें स्थित है। यह नगर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यानी यह नहर क्या है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई है 72 किलोमीटर। कितनी है? 72 किलोमीटर है। फिर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है। यह 2 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। तो न्यूजीलैंड क्या है, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित देश है, जो 2 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ये भी फिलहाल चर्चित है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड है ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस पर विजय हासिल कर ली है। इसका आपने कोई फेमस वीडियो पिछले दिनों में भी देखा होगा। और 40 लाख आबादी वाला देश है, जिसमें कोरोना का एक भी केस नहीं है, इस कारण भी ये चर्चा में है। अब हम इन चारों स्थानों को विश्व के मानचित्र में अंकित करते हैं। इस प्रकार आपको विश्व का मानचित्र दिया हुआ आएगा। तो नंबर 1 पे है वोल्गा नदी। तो ये यूरोप की नदी है। तो ये यूरोप, और यहाँ पे ये जो छोटा सा स्थान दिख रहा है आपको, ये कैस्पियन सागर है। क्या है? ये कैस्पियन सागर है। तो इसमें गिरती है। तो यहाँ से आप थोड़ी सी यूरोप से इस तरफ से होती हुई चलती हुई ये नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये लाइन सी आपको बनानी है यहाँ पे। ये वोल्गा नदी 1 नंबर पे है, 1 नंबर यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यूरोप में बहती हुई ये कैस्पियन सागर में मिलती है। तो ये हो गई 1 नंबर पे वोल्गा नदी। इसको हम पूरा मैप में भी डिटेल से देखेंगे। अब 2 नंबर पे है वुहान। तो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत है, उसके ऊपर चीन है, ठीक है। और चीन के इस तरफ है ये वुहान। ये ध्यान रखना है 2 नंबर, यानी ये वुहान है वो इस तरफ है, ठीक है, चीन के। और इस तरफ ये मैप में राइट हैंड साइड की तरफ है, इस तरफ। तो ये वुहान है। ये वुहान यहाँ पे अंकित आपको करना है। उसके बाद में अपनी है 3 नंबर पे पनामा नहर। तो ये पनामा नहर यहाँ पे, ये पनामा सिटी है। ये पनामा ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और इस तरफ अपने को पता है ये प्रशांत महासागर है। उत्तर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर, इनको जोड़ने वाली है पनामा नहर यहाँ पे बनी हुई है। तो ये पनामा नहर हो गई 3 नंबर पे, ये पनामा नहर। अब आपको ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा है। इसके आसपास का ये देखो जो हमने कलर्ड किया है, ये है आपका न्यूजीलैंड,
क्या है, कौन सा स्थान है ये, न्यूजीलैंड। तो ये 4 नंबर पे हो गया न्यूजीलैंड। अब हम इनको वर्ल्ड के मैप में और ज़्यादा गहराई से देख लेते हैं। तो ये आपके ये वोल्गा नदी का बहाव क्षेत्र है। ये वोल्गा नदी का जो वल्डाई पहाड़ी से, यानी वल्डाई पहाड़ी के ऊपर भी बहुत ऊंची पहाड़ियाँ उनसे निकलती है और ये कैस्पियन सागर यहाँ पे है, इसमें मिलती है, कैस्पियन सागर में मिलती है। तो ये वोल्गा नदी का बहाव क्षेत्र है। ये वोल्गा नाम लिखा हुआ है, ध्यान से आप इसको देखिए। तो ये रूस से भी होती हुई आती है, यूरोपियन कंट्रीज से होती हुई रूस से भी। तो ये कैस्पियन सागर है, इसमें गिरती है। 2 नंबर पे है वुहान। तो ये रहा वुहान। तो ये भारत और ये चीन और इस तरफ बताया था ना हमने वुहान। तो ये वुहान हुबई प्रांत में है। ठीक है, ये वुहान हो गया। नंबर 3 ये है पनामा नहर। यहाँ पे ये पनामा सिटी है, इसके पास ये पनामा नहर हो गई। ये दक्षिण प्रशांत महासागर है, ये उत्तर प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है। इधर ये कैरेबियन सागर है। तो ये आपकी पनामा नहर हो गई। तो ध्यान से देख लीजिए, ये पनामा नहर है। ठीक है, तो ये आपका ये दक्षिणी अमेरिका है और ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका है, ये भी है। ये पनामा नहर हो गई, दोनों को जोड़ती है इधर उधर पोर्शन को। तो ये अब इसके बाद में है न्यूजीलैंड 4 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है। तो ये से 2 द्वीपों में बंटा हुआ है। देखिए, तो ये लिखा हुआ है ना, उत्तरी द्वीप और ये दक्षिणी द्वीप। तो ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड द्वीप समूह। तो इस प्रकार हमारे चारों मानचित्र ये विश्व के पूरे हो जाते हैं। भारत के कलर मानचित्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मानचित्र से संबंधित अपने पास 3 प्रश्न आते हैं और ये बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और 6 अंक के होते हैं। 2 नंबर का राजस्थान का, 2 नंबर का भारत का, 2 नंबर का विश्व का मानचित्र पूछा जाता है। तो मानचित्र से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन, जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।